नमस्कार सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर 4 पॉइंट के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो फिर से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं प्लीज़ उनको आप रेफ़र कीजिए, प्रीवियस जो 2 वीडियोज़ हैं, ताकि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक कौन सा है, वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेस। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की थी, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, यूनिकनेस कंस्ट्रेंट, एंटिटी कंस्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये कंस्ट्रेंट्स हमने लगा रखे हैं और उसके बावजूद कोई यूज़र डेटा इनपुट करने की कोशिश करता है इस कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट, तो क्या क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस जो वीडियो है उसके अंदर हम आराम से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप स्टूडेंट एक जना एक सब्सक्राइबर को कम से कम ज़रूर ऐड करवाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता रहूँ, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक कौन सा है, वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेस। लिख लीजिए, वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेस। तो क्या मतलब है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स है। तो वायलेशन कब होगा, तो 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर। या तो हम इसके अंदर डेटा क्या करें, इंसर्ट करें, या डेटा क्या करें यहाँ से डिलीट करें, या डेटा को क्या करें, अपडेट करें। तो इंसर्शन और अपडेशन लगभग सिग्निफिकेंस ही बात है, क्योंकि डेटा के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है, और डिलीट के अंदर क्या हो जाएगा, डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो वन बाय वन हम ये देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पे लिख लीजिए, वायलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, इफ वी मेक एनी चेंजेस इन रिलेशन, एनी चेंजेस इन रिलेशन, constraints can be violated, constraints can be violated। जो constraints है वो वायलेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन इंसर्ट। क्या मतलब है इसका, जब हम टेबल के अंदर एक रो को इंसर्ट कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, किसी रो को इंसर्ट कर रहे होंगे अपनी टेबल के अंदर। ऑन इंसर्ट का मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हो, ऑन इंसर्ट के अंदर लिख लीजिए, ऑन इंसर्टिंग द टपल इन द रिलेशन, ऑन इंसर्टिंग द टपल इन द रिलेशन। जब हम रिलेशन के अंदर टपल इंसर्ट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारे कंस्ट्रेंट वायलेट होते नहीं होते। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट कौन सा है हमारा, डोमेन कंस्ट्रेंट। ठीक है, मैं डी लिख रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। तो डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेट होगा या नहीं होगा, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो हमने क्या देखा था, डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, अगर मैंने किसी कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया है, डोमेन कंस्ट्रेंट लगाया है, और मैंने इसको डिक्लेयर क्या किया है कि ये इंटीजर टाइप का है, और मैं इसके अलावा भी मैं इसके अंदर नॉन इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर कराता हूँ, तो ये वायलेट हो सकता है। और मान लीजिए मैंने इसको इंटीजर टाइप का डिक्लेरेशन किया है और मैं इसको ओनली इंटीजर टाइप की वैल्यू ही एंटर कराता हूँ 1 2 3, तो ये क्या होगा, वायलेशन नहीं होगा। पर अगर मैंने नॉन इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड कराई तो ये क्या होगा, वायलेट होगा। या मैंने अगर कोई कंडीशन लगाई जिसके अंदर मैंने दिया कि वैल्यू 0 से कम नहीं होनी चाहिए और मैंने यहाँ पे -1 एंटर कराया, तो भी ये वायलेट होगा। तो डोमेन कंस्ट्रेंट ऑन इंसर्टिंग टपल इन रिलेशन वायलेट हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, may be violated। मे बी का मतलब अगर आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू इंसर्ट की तो वायलेशन मतलब जो रूल्स है उसका उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हिंदी भाषा के अंदर।
तो वायलेशन नहीं होगा, और अगर आपने रूल्स तोड़े तो वायलेशन होगा। तो कब होगा? डिजायर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू इंसर्ट नहीं की तब। इफ वैल्यू इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड टाइप और नॉट इन रेंज। क्या मतलब हुआ इसका? स्पेसिफाइड टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है, आपने इंटीजर डिक्लेयर किया और आप कैरेक्टर एंटर करा रहे हो, और रेंज के अकॉर्डिंग नहीं है, आप चाहते हैं वैल्यू 0 से कम नहीं आनी चाहिए पर आपने फिर भी वैल्यू एंटर कराई। तो डोमेन कंस्ट्रेंट जब मैं रो किसी टेबल के अंदर ऐड कराऊंगा तो वायलेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा वाला कंस्ट्रेंट कौन सा है हमारा? की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट की क्या प्रॉपर्टी है? जो वैल्यू होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। तो ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया, और मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया? की कंस्ट्रेंट। तो मैं वैल्यू एंटर करा रहा हूँ 1 2 3 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर करा दी वापस 4 3, तो यहाँ पे वायलेशन हो सकता है। तो दोनों केस हो गए। इसके अंदर भी अगर आपने सही वैल्यू एंटर कराई तो वायलेशन नहीं होगा, और अगर सही वैल्यू एंटर नहीं कराई तो वायलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मे बी वायलेटेड। देखिए आराम से समझने की कोशिश कीजिए, एक बार आप पूरा वीडियो कंप्लीट होने दीजिए तो आपको लास्ट तक चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, है ना? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और वायलेशन कब होगा? व्हेन वैल्यू इज नॉट यूनिक, जब वैल्यू क्या होगी? यूनिक नहीं होगी। तीसरा कंस्ट्रेंट कौन सा है आपका? एंटिटी कंस्ट्रेंट। क्या ये वायलेट हो सकता है? देखते हैं। आपका एट्रीब्यूट है सी, और उसके अंदर आपने की एंटिटी कंस्ट्रेंट लगाया है, तो आप वैल्यू एंटर करा रहे हो 1 2, और आपने यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं कराई और यहाँ पे कराई 3। तो अगर आप सही वैल्यू एंटर करा रहे हो, मान लीजिए 2 के बाद आपने 3 रखा फिर 4 रखा, तो यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। और मान लीजिए आपने बीच के अंदर ये नल वैल्यू छोड़ दी। ये क्या वैल्यू है? नल। नल मतलब कुछ भी एंटर नहीं करा है, तो यहाँ पे क्या है? ये वायलेशन ऑफ रूल्स है। तो ये भी क्या हो जाएगा? मे बी वायलेटेड। कब वायलेट होगा? व्हेन वैल्यू इज नल। अगर आप नल वैल्यू एंटर करोगे तो ये कंस्ट्रेंट भी वायलेट हो सकता है। हम किस केस की बात कर रहे हैं? जब आपकी टेबल बन गई है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, है ना? लास्ट वाला कौन सा है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। तो क्या इसके अंदर वायलेशन ऑफ रूल्स हो सकता है? चलिए ऑन इंसर्शन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट के अंदर तो मान लीजिए ये आपकी टेबल है, एक टेबल ये है, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, और ये कोई आर रिलेशन है उसकी टेबल है ना? और ये वाला क्या है आपका? प्राइमरी की। और ये एक और टेबल है, ये वाई है, और ये R2 रिलेशन है। रिलेशन मतलब समझ गए? ये एक अलग टेबल है, ये अलग टेबल है। इसका एक कॉलम है एक्स जो प्राइमरी की है, और इसका टेबल है R2 जो वाई है, जो क्या कर रहा है? इसको रेफरेंस कर रहा है इस प्राइमरी की को। मतलब ये क्या हो गया? फॉरेन की। ओके, प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट मैंने समझा रखा है, और अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो भी प्लीज़ यहाँ देख लीजिए आप वापस। तो क्या मैं प्राइमरी की के अंदर वैल्यू इंसर्ट करा सकता हूँ? हाँ करा सकता हूँ। मान लीजिए 1 कराई, 2 कराई और 3 कराई। और फॉरेन की का क्या काम है? उसी वैल्यू को इंसर्ट करना। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 3 हो गया। तो मैं प्राइमरी की के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। क्या मैं फॉरेन की के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। 1 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 3 कर दिया। अब बात बताइए, क्या मैं फॉरेन की के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ जो प्राइमरी की के अंदर नहीं है? क्या मैं यहाँ पे 4 इंसर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे 5 इंसर्ट कर सकता हूँ? फ्रेम में है या नहीं मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके,
क्या मैं इसके अंदर 4 इंसर्ट कर सकता हूँ क्या मैं इसके अंदर 5 इंसर्ट कर सकता हूँ क्या? तो देखिए ये वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। ये क्या है? वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स है, वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स है। ये क्या है आपका? वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। क्यों है? क्योंकि अगर प्राइमरी की के अंदर वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू आप फॉरेन की के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि फॉरेन की का अस्तित्व किससे है? इसके पेरेंट कॉलम से है। इसका पेरेंट कॉलम कौन सा है? इस टेबल का एक्स कॉलम। ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, समझ लीजिए। अगर माँ बाप होंगे तो ही बच्चे होंगे, बिना माँ बाप के बच्चे नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? सीधा सीधा ये कंसेप्ट है। तो आप फॉरेन की के अंदर डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना। ऑन इंसर्ट ऑपरेशन इन फॉरेन की, वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगर आप फॉरेन की के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का वायलेशन है, ये ध्यान रखना। जो वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं, उस वैल्यू को आप इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में आपको? मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑन इंसर्ट, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लीजिए एक लाइन। यहाँ लिख लूँ मैं, या यही लिख लेता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। ऑन इंसर्शन ऑफ वैल्यू इन फॉरेन की विच इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी की, तो ये क्या हो गया? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन हो गया। ओके, तो आप मेरे को बता सकते हो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट होगा या नहीं होगा? मे बी वायलेटेड। मैं भी क्यों लगा रहा हूँ कि अगर आपने कोई इंसर्शन नहीं किया है फॉरेन की के अंदर, जो वैल्यू प्राइमरी की के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वायलेशन नहीं होगा। पर अगर आपने इस तरीके से कुछ किया है तो वायलेशन होगा। ओके, वैल्यू इज नल, मे बी वायलेशन ड्यू टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। यहाँ पे लिख लेना आप, ऑन इंसर्टिंग वैल्यू इन फॉरेन की विच इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी की। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट देखिए, अगर टेबल है उसके अंदर आपने डोमेन कंस्ट्रेंट यूज़ कर रखा है, तो क्या वो वायलेशन हो सकता है? नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप वैल्यू जो टाइप स्पेसिफाई कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं डालेंगे तो इंसर्शन होगा, या वैल्यू रेंज के अकॉर्डिंग नहीं डालेंगे तो जो वायलेशन होगा। की कंस्टेंट मे बी वायलेटेड, क्यों? वैल्यू इज नॉट यूनिक। अगर वैल्यू यूनिक नहीं हुई तो हो सकता है। ई एंटिटी कंस्टेंट मे बी वायलेटेड, हो सकता है अगर वैल्यू नल नहीं हुई। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट मे बी वायलेटेड, अगर वैल्यू आपने अगर वैल्यू कोशिश की फॉरेन की के अंदर एंटर कराने की जो प्राइमरी की के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, जो डिलीट ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? डिलीट ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन हमने कौन सा देखा था? इंसर्ट ऑपरेशन। अब हम इसी के अंदर कौन सा देखेंगे? डिलीट ऑपरेशन देखेंगे। ऑन डिलीट, ऑन डिलीट, जब हम टेबल के अंदर से किसी रो को डिलीट करेंगे तो वापस हम क्या करेंगे? सारे के सारे कंस्टेंट के अंदर चेक करेंगे कि ये कंस्टेंट वायलेट होते कि नहीं होते। तो सबसे पहले कौन सा हो गया आपका? डोमेन कंस्टेंट। तो बता दीजिए आप, क्या डोमेन कंस्टेंट वायलेट होगा? अगर कोई ये कॉलम है और इसके ऊपर आपने डोमेन कंस्टेंट लगा रखा है 1 2 3 4 5, तो अगर आप इस रो को डिलीट करते हैं तो वायलेशन ऑफ रूल्स होगा? नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप इंसर्ट तो कर ही नहीं रहे हो, जो डेटा ऑलरेडी आ गया है इसका मतलब तो यही है कि भाई वो सही है तभी इसके अंदर एंटर हुआ। अगर सही नहीं होता तो वैसे ही एरर दे देता। क्या की कंस्टेंट वायलेट हो सकता है? नहीं हो सकता। डेटा एक बार अंदर आ चुका है, इसका मतलब वो वैसे ही सही है। यहाँ से आप कुछ डिलीट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा। ओके, और एंटिटी कंस्टेंट वायलेट होगा? नहीं होगा। अगर आपने वैल्यू अंदर एंटर कर दी है और इस कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी नल वैल्यू की, तो वो
एरर जनरेट नहीं करेगा, तो ये भी वायलेट नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट होगा या नहीं। सोचिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अंदर क्या हो जाता है, दो टेबल्स आ जाती है। तो फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए x है और ये दूसरी टेबल का दूसरा कॉलम है जो y है, और ये इससे रेफरेंस ले रहा है। ये आपकी प्राइमरी की है, ये आपकी क्या है, फॉरेन की है। और यहाँ पे वैल्यू है आपके 1 2 3 और यहाँ पे 1 1 2 3 3। तो अब मेरे को बताइए, अगर मैं यहाँ से ये वाली रो डिलीट करता हूँ 3 को, तो क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट होगा? नहीं होगा। मैं यहाँ से 2 को डिलीट करता हूँ, क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर वैल्यू है, जरूर थोड़ी कोई इसी के अंदर हो। मान लीजिए आपने एक और ऐड किया 4 हो, अब 4 इसके अंदर, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको फॉरेन की बनाने की, या इसकी वैल्यू इसके अंदर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन नहीं है। पर अगर आप बता दीजिए कि यहाँ पे 1 है और मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके, तो क्या अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट मेंटेन रख पा रहा है? सोचिए ज़रा, ये पेरेंट है, अगर आपके पास पेरेंट ही नहीं है तो ये फॉरेन की के अंदर चाइल्ड कहाँ से आया? ठीक है ना। बिना पेरेंट के चाइल्ड नहीं हो सकता है। तो अगर आपकी प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यू है उसको अगर आपने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे ये वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट हो रहा है। तो इस केस के अंदर अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे बी वायलेटेड, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट हो रहा है तो उस चीज के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, मे बी वायलेटेड कब हो सकता है, इफ इट ट्राइज टू डिलीट वैल्यू ऑफ प्राइमरी की which is already foreign key to other table। तो इस केस के अंदर यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वायलेट हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, solutions to correct referential integrity consent violation, solutions to correct referential integrity constraint violation। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हुआ देख लीजिए आप, 3 तरह के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, रिजेक्ट एक्शन, डिलीट कैस्केड, सेट नल और सेट अदर वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास रिजेक्ट एक्शन, डिलीट कैस्केड, और क्या हो जाएगा, सेट नल और सेट अदर वैल्यू, सेट नल और सेट अदर वैल्यू। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस वीडियो को प्लीज़ आप रिवाइंड करके जरूर देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑन इंसर्ट पे, ऑन डिलीट के ऊपर, मोस्टली रेफरेंस इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में पूछा जाता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया ना। तो अगर आपका रेफरेंस इंटीग्रिटी कांस्टेंट ऑन डिलीट ऑपरेशन के ऊपर वायलेट होता है तो क्या आप उपाय कर सकते हो जिससे वो वायलेशन नहीं हो। तो पहला तो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट एक्शन। आपको लग रहा है कि वैल्यू ऑलरेडी फॉरेन की के अंदर प्रेजेंट है और आप प्राइमरी की के अंदर इसको क्या कर रहे हो, प्राइमरी की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, है ना।
तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस एक्शन को क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपने डेटाबेस के अंदर काम किया हो तो आपको पता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो आपको वो क्या एरर जनरेट कर देता है, तो उस एक्शन को आपको परफॉर्म ही नहीं करने देगा, जो भी आपने ऑपरेशन लगा रखा है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम उस एक्शन को होने ही नहीं दें, इस ऑपरेशन को हम परफॉर्म ही होने दें, हम प्राइमरी की के अंदर से वैल्यू डिलीट ही नहीं होने देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, डिलीट कैस्केड। डिलीट कैस्केड का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हम एक को डिलीट कर रहे हैं तो उसी के साथ हम क्या करें, इसके जो चाइल्ड है उनको भी क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से 3 को डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चाइल्ड है 3 उनको भी आप डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ पे कोई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन फिर बचेगा ही नहीं। तीसरा क्या है, सेट नल और सेट अदर वैल्यू। तीसरा क्या है, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हो, नल कर सकते हो, और यहाँ पे भी इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो, नल लिख सकते हो, या इसको डिलीट करने के ऊपर यहाँ पे वैल्यू अलग लिख लीजिए 4 मतलब 1000, यहाँ पे भी कर दीजिए 1000, तो आपको पता रहेगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो हमने डिलीट मान ली है। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक एम्प्लॉई एंटर होता है तो उसकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर ली जाती है, और जब वो उसको छोड़ देता है इसका मतलब थोड़ी उसकी वैल्यू डिलीट कर दी जाती है। वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी जगह कुछ ऐसी वैल्यू लिख देते हैं जिससे उनको पता रहता है कि हाँ अगर मैंने 1000 आईडी वाले जो भी एम्प्लॉय है उनको एक्सट्रैक्ट किया, इसका मतलब वो इस डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा चुके हैं। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आप रिवाइंड करें। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से चैनल को प्यार करते रहिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।